देखो, कमल बिहेव्ड देयर कॉन्फिडेंटली। कमल बिहेव्ड देयर कॉन्फिडेंटली, ये बात मैंने लिख दी। बैठ जाओ रे यार, बैठ जाओ, बातें नहीं। कमल बिहेव्ड देयर कॉन्फिडेंटली, एक तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो। एक मैंने लिखा, कमल लिव्स नाउ पीसफुली। ये दो सवाल लिखे हैं बच्चों मैंने। ये दोनों सवाल सही हैं या फिर दोनों सवाल गलत है, आपको ये बताना है। दोनों सवाल सही हैं या फिर दोनों गलत है, बताइए। अब सरसराहट, बुदबुदाहट, जगमगाहट बंद कर दीजिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। अब मेरी बात को सुन लो बच्चों। आपको ये बात के बारे में पता होना चाहिए कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज की जाती हैं, तब उनका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ये होना चाहिए। वो ऑर्डर होना चाहिए ये। सबसे पहले आना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद में आना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद में आना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस अगर इधर उधर हो गया बच्चों, तो गलत हो जाएगा सवाल, फिर सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों एडवर्ब दिखाई दे तो क्या लिखे होगे, सीक्वेंस क्या रहेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद में प्लेस और उसके बाद में ये रहेगा। अगर ऐसी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें यह भी समझ में आ गया था कल कि जो मैनर होता है वो हाउ का जवाब होता है, प्लेस होता है वो वेयर का जवाब होता है, और वेन का जवाब क्या होता है? टाइम होता है। ये बात भी तुम जानते हो। अगर ये बात तुम जानते हो तो तुम्हें अभी पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ही बताओ एडवर्ब्स कौन कौन है, तो आप कहोगे सर एक तो देयर एडवर्ब है और एक कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है। देयर जो है वो वेयर का आंसर है, जगह को दिखा रहा है, तो ये तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे? हाउ का जवाब आ रहा है कॉन्फिडेंटली, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें टाइम नहीं है, जरूरी भी नहीं हो कि टाइम दे रखा हो। तीनों साथ आ भी सकते हैं, तीनों नहीं भी आए, तीनों में से दो भी आए तो भी ऑर्डर एमपीटी रहेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आप अगर इस बात को समझ गए होंगे तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? एमपीटी। तो आपको देर से पहले क्या लिखना पड़ेगा? ये सवाल बन जाएगा, कमल बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली देयर। ये सही हो जाएगा। दूसरा, कमल लिव्स नाउ पीसफुली। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है बच्चों, और ये हाउ कैसे रहता है? ये मैनर है। ये टाइम है और ये मैनर है। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो पहले टाइम से पहले कौन होना चाहिए? मैनर। प्लेस है नहीं तो नहीं है, तो भाड़ में जाए, और होगा तो लास्ट में चला जाएगा टाइम। तो कमल लिव्स पीसफुली नाउ, अब कमल शांति से रहता है। समझिए मेरी बात को, तो ये है। तो हमारा कॉन्सेप्ट आज की पहली क्लास का यहां से शुरू होता है, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स। तो एमपीटी होना चाहिए, लिख लो।
लिख लिया? कल मैथ्स की क्लास हुई थी ना 4 से 5 आपकी? आज इंग्लिश की होगी फिर से। इंग्लिश की ही चलेगी लगातार क्लासेस। मैथ्स का टाइमिंग 5 से 6 रखेंगे, इंग्लिश की क्लास लगातार होगी सप्ताह में 7 दिन। मैथ्स की भी बोल तो रहा हूँ, 4 से 5 इंग्लिश, 5 से 6 मैथ्स। इंग्लिश की तो रोज रहेगी, मैथ्स का भी पता नहीं, मैं तो ठाल लूँ है। निंदा आ रहा है। एक दिन आऊंगा मैं, बाजरा रोटी बनवा ले मम्मी को, रात की दिन की नहीं, 2 घंटा निनान करूंगा फिर बाजरे की रोटी खाऊंगा। चलो, लिख लिया क्या? फिर दूसरे दिन मेरे को यहाँ वो चेयर डाल के पढ़ाना पड़ेगा। दुख लग जाए। चलो, अब सुनो मेरी बात आगे। अब मैं 3 सवाल और लिखता हूं, इनको करना। एक तो मैंने ही लिखा बच्चों, मोहन परफॉर्म्ड इन द इवनिंग एट द स्कूल प्लेग्राउंड विद कॉन्फिडेंस। एक बच्चों मैंने लिख दिया, इंडिया गॉट फ्रीडम इन या ऑन 15 अगस्त at midnight in 1947। एक मैंने लिख दिया, सारिका इज सिटिंग अंडर द ट्री ऑन द बेंच अक्रॉस द रोड इन द पार्क। चलो, ये तीनों सवालों का जवाब आपको देना मुझे। ये तीनों सवालों का जवाब आपको देना है मुझे। इस बात का मतलब क्या है? मुझे देना है कि तुम्हें देना है? ये सवाल है विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कुछ सवाल होते हैं विद कॉन्टेक्स्ट एंड कुछ सवाल होते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। जो विदाउट कॉन्टेक्स्ट सवाल होते हैं उनको आप किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट के साथ होते हैं उन्हें आप किसी भी नजरिए से नहीं देख सकते, उसको सिर्फ आप लॉजिकली देख सकते हैं। तो सवाल को आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एक तो लॉजिक से, दूसरा ग्रामर से। आप बता दो, जो मर्जी जैसे मर्जी बॉल डालो। बॉल डाला तो लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो उलाला उलाला। बच्चों मेरी बात को सुन लो, समझ लो। तेरो सिर। देखो बच्चों,
आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है बच्चों। क्या लेता है? प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। इस तरीके की ये जो कहानी होती है, इस कहानी का नाम प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है बच्चों। ये बात भी तुम्हें समझनी चाहिए। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो दो तरीके की होती है, ये बात भी तुम जानते हो, शुरुआत में ही पढ़ाया हुआ है। एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होती है बच्चों एडवर्ब फ्रेज। एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होती है एडवर्ब फ्रेज। यहां पर एडजेक्टिव का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है भाई। हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्ब, तो हम इससे अभी बात ही नहीं करेंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम छेड़खानी करेंगे एडवर्ब के साथ। तो आपकी ये जो प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एडवर्ब फ्रेज बनाता है। अब एडवर्ब फ्रेज अगर बनाता है तो एडवर्ब टाइम भी हो सकती है, मैनर भी हो सकता है और प्लेस भी हो सकता है, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अब आओ सवाल पे। सवाल में पहला प्रीपोजिशन ये रहा और ये इस प्रीपोजिशन का क्या है आगे वाला ऑब्जेक्ट, तो ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये रहा प्रीपोजिशन और ये रहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये भी बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये रहा प्रीपोजिशन और ये रहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये भी बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये तीनों प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो तीनों एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करेंगे। आपने पूछा मोहन परफॉर्म्ड व्हेन, तो व्हेन का जवाब आया इन द इवनिंग। अगर ये व्हेन का जवाब है तो बच्चों ये टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। परफॉर्म वेयर एट द स्कूल प्लेग्राउंड, ये वेयर का जवाब आ रहा है बच्चों। अगर ये वेयर का जवाब आ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ, हाउ आ रहा है तो ये हाउ का जवाब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ये अब अगर ये तीनों ही हमने पहचान कर ही लिए बच्चों, तो इनका ऑर्डर एमपीटी होना चाहिए था। एमपीटी होना चाहिए था मतलब मैनर कहाँ आना चाहिए था? सबसे पहले ये लिखा जाना चाहिए था मोहन परफॉर्म्ड विद कॉन्फिडेंस एट द स्कूल प्लेग्राउंड इन द, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। आप इस बात को समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, दूसरे को करो जरा इसी पॉइंट के नजर रख के बताइए। इसमें देखोगे तो आपको नजर आ रहा है ऑन 15 अगस्त, एक तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये है, एक आपको नजर आ रहा है एट मिडनाइट, एक आपको नजर आ रहा है इन 19। ऐसी बातचीत है। अगर बच्चों ऐसी बातचीत है तो आपको यह समझना चाहिए कि ऑन 15 अगस्त व्हेन का आंसर है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन एट मिडनाइट, ये भी एडवर्ब ऑफ। व्हेन 1947 ये भी टाइम। हेलो, हो गया लोचा। तीनों ही क्या है एडवर्ब ऑफ। लेकिन सबसे पहले घबराने का नहीं, ध्यान से सुन लेना। जब कभी भी एक ही टाइप की एडवर्ब्स एक ही सेंटेंस में यूज कर ली जाती हैं तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो छोटे से बड़ा होगा। वो क्या होगा? यानी सबसे पहले इनमें से जो सबसे छोटा टाइम है उसको लिख दो, तो एट मिडनाइट। एट मिडनाइट कहां जाएगा? 15 अगस्त से पहले और 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम एट मिडनाइट ऑन 15 अगस्त इन 1947। ये सवाल सही हो गया। ऐसा तुम्हें करना है। तुम समझ गए क्या? आगे बात तुम्हारे समझ में? बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल, सारिका इज सिटिंग अंडर द ट्री, वेयर का जवाब है कि नहीं है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑन द बेंच, वेयर का जवाब है कि नहीं है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन द पार्क, वेयर का जवाब है कि नहीं है?
सबसे छोटी चीज क्या होगी? बेंच। तो ऑन द बेंच को कहां लिख दोगे? सारिका इज सिटिंग ऑन द बेंच अंडर द ट्री इन द, ये सही हो गया सवाल। बच्चों समझ गए आप? दिमाग में बैठ गई तुम्हारे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहां होता है रे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सेंटेंस में कहां होता है? बताइए। मेन वर्ब से पहले। हाँ। और वो भी कौन सी? इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो तो कहां होगी? मेन वर्ब से पहले। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर बी की फॉर्म्स ऐड हो रही हैं बच्चों, और फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी यूज करनी है तो कहां यूज करोगे? बी के साथ पहले या बाद छे? पाछे। दे ऑलवेज आर इरेगुलर लिखा था या दे आर ऑलवेज इरेगुलर लिखा था? तो आर के बाद में तो आया है। तो बी की फॉर्म्स अगर यूज होती हैं तो बी की फॉर्म्स के बाद में फ्रीक्वेंसी का यूज होना चाहिए, ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना? मानना ही पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं तुम्हारे पास। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के अलावा एक और पढ़ाई थी तुम्हें। क्या पढ़ाई थी? एडवर्ब ऑफ, जो मेन वर्ब से पहले आती है। मारकर नाक में देगी, आंख मार काटूंगा, कान मार की ओर पर रह जाओगा दो। पन्नों को पलटो। अरे फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ाई थी क्या? और एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं पढ़ाई थी? तो मैंने अभी अभी कहा कि मेन वर्ब से पहले तो कौन आती है? फ्रीक्वेंसी। और बी की वर्ब के बाद में भी कौन आती है? फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं पढ़ाई थी क्या कल? नालायक को क्या कर लूं तुम्हारा मैं? और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है सेंटेंस के एंड में, और एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद में। अब तुम्हें 5 तरीके की एडवर्ब्स की पोजीशन मैंने तुम्हें सिखा दी है, तुम सीखे कि नहीं सीखे? तुम साला घंटा कुछ नहीं सीखे, याद नहीं है तुम्हें कल का? लिख लो इसको। कितने कैसे कैसे भैया लोग हैं, कल का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं आज। अरे तुम खाना क्या खा गए थे सुबह? दाल? सुबह बोले दाल जना यो दिमाग है हो गयो। हॉस्टल में रह रहोगे? लाडू? ताने तो खाओ डालडा का लाडू, और घर का खाओ ना देसी घी का। संतोषी माता। हो गया? लिख लो। बेटा बातें नहीं।
हो गया? क्या ही? रामचंद्र जी वाली पार्टी? रामचंद्र जी का क्या हो गया? तब मैं क्या करूं? ले लो सर से। तो मेरी तो पुरानी होगी। बहुत ही हुई। मेरा तो बाल ब्याह हुआ है। चलो, सवाल देखो तुम। पार्टी ये आएगा एग्जाम में, पार्टी एग्जाम में नहीं आएगी। आएगी तुम्हारी मौत मेरे हाथों से। नो सुनर। देखो सारी खबर है इनके पास। अब प्लेट में क्या चल रहा होता है वो भी पता है क्या तुम्हें? चलो, ये चार सवाल है बच्चों, चारों सही है या गलत है? बताइए। चारों सही है या चारों गलत? बच्चों ये चारों सवाल गलत है। आपको एक बात पता होनी चाहिए। एक नाम आएगा तुम्हारे सामने, इनवर्जन। क्या नाम आता है? इनवर्जन। ये जो इनवर्जन की कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसी है। इनवर्जन का मतलब होता है जब कभी भी किसी एडवर्ब को आप सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं। जब कभी भी किसी भी एडवर्ब को कहां यूज करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में। तो उसके सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है और बाद में मेन वर्ब को लिखा जाता है। इसे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का यूज जो होता है बच्चों, वो बात को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है।
देखो, जब भी उसकी वाइफ उसके लिए चाय बनाती है वो मुश्किल से ही उस समय वहां पर पहुंचता है, वो मुश्किल से ही झूठ बोलता है, इस तरीके की बात। मतलब अगर आप एम्फेसाइज करके बोलोगे उसी बात को, एक तो नॉर्मल बोलता है वो चाय पीने टाइम पर आओगे बना, जब जब उसकी वाइफ उसके लिए चाय बनाती है, जब जब वो घूमने चलो जा, आ देख, इस तरीके की आदत होती है ना कईयों में, खाने के टाइम पर वो उल्टा काम करके आएंगे, मम्मी भी इंतजार करती रहती है, एक घर से निकलते समय उन्हें वॉशरूम याद आता है निकलते समय, और कोई मेरा जैसे बाहर खड़ा करे पों पों पों, इस तरीके की जो आदतें होती हैं, गंदी आदतें होती हैं, इन्हें इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखना होता है बच्चों, ये है मेरा मुद्दा, बाकी पों पों एग्जाम में नहीं आएगा। ये देखो, नो सुनर ही वॉकन अप, एक बात तुम्हें ये याद होनी चाहिए कि नो सुनर आएगा तो नो सुनर का जो पैर होता है ना बच्चों, नो सुनर का पैर जो होता है, नो सुनर का पैर देन के साथ होता है, हार्डली स्केसली रेयरली वेरली इनका पेन पेन के साथ होता है। समझ गए बात को, ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये तो सही है, पैर तो सही है, लेकिन इन्वर्जन नहीं हो रखा। इन्वर्जन क्यों नहीं हो रखा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिख रखी है। अगर वॉकन सेकंड फॉर्म है बच्चों, तो पहले कौन आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म की वजह से डिड। आपको यहां लिखना पड़ेगा नो सुनर डिड ही, और फिर डिड अगर आपने यूज कर लिया तो फिर वॉकन यूज मत करिए, फिर आप वॉक यूज करिए। वॉक अप देन इट स्टार्टेड रेन, वो उठा नहीं था उससे पहले ही बारिश क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी, उसके उठने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये इन्वर्जन हो गया। दूसरा, हार्डली दे हेल्प अस, हार्डली दे हेल्प अस, मुश्किल से ही वो हमारी मदद करते हैं, या मदद की थी उसने, मुश्किल से ही उसने हमारी मदद की थी। इसका मतलब एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो हार्डली अगर सेंटेंस की शुरुआत में है, तो हेल्प की वजह से डिड आना चाहिए इधर, दे से पहले, और हेल्प की जगह क्या होना चाहिए? हेल्प होना चाहिए। हार्डली डिड दे हेल्प अस, ये हो जाएगा सवाल सही। ऐसे ही तीसरा, नेवर ही टेल्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता यार, हमेशा सच बोलता है। अगर वो कभी झूठ नहीं बोलता तो टेल्स की वजह से, ही की वजह से कौन आना चाहिए यहां? डज। नेवर डज ही टेल लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ये मीनिंग हो जाएगा। हार्डली अगर आपने सेंटेंस के साथ में यूज किया है तो रीचेज की वजह से पहले डज आना चाहिए। हार्डली डज ही रीच व्हेन हिज वाइफ ऑफर्स टी, जब जब उससे उसकी चाय, मतलब वाइफ चाय ऑफर करती है, वो मुश्किल से पहुंच पाता है। ये हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, लिख लो। इन्वर्जन। बेटे बातें नहीं, लिख लो बस। देख ले के नीचे, देखा उन्हें देने। हो गया क्या? हो गया?
हो गया क्या? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हो गया तो इन सवालों का जवाब आप मुझे देंगे अब। सो फास्ट ही ran that I could not catch him. Not a single word he said to anyone. इन दोनों को ठीक करो। बताओ। अच्छा चलो देखो सुनो मेरी बात अब। सो फास्ट भी एडवर्ब है बच्चों, और नॉट भी एडवर्ब है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। नॉट भी एडवर्ब और सो फास्ट भी एडवर्ब है। अक्सर बच्चे नॉट लिखते तो बहुत है, लेकिन वो ये बात जानते ही नहीं कि नॉट एडवर्ब है। देखो, ही डिड नॉट डू माई वर्क, वो मेरा उसने मेरा काम नहीं किया था। तो नॉट ने किस में डिटेल ऐड कर रही है इस सेंटेंस में? नॉट किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? वर्क, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में बताता है बच्चा, वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। तो नॉट भी एडवर्ब होता है बच्चों। नो एडजेक्टिव होता है जो अपने साथ में सिंगुलर नाउन लेता है। जैसे नो कमेंट्स नहीं होता, नो कमेंट होता है। नो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, नो आर्ग्यूमेंट होता है। नो वेज नहीं होता, नो वे होता है। तो नो तो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो पहले सवाल को ठीक करते हैं पहले, फिर दूसरे नोट को करेंगे। सो फास्ट अगर एडवर्ब है, अगर एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में है ये, तो इन्वर्जन की डिमांड करेगा। इन्वर्जन की डिमांड करेगा तो आपको पता है यहाँ सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या लिखोगे? डिड। सो फास्ट डिड ही रन दैट आई कुड नॉट कैच हिम। अब इसको एक तरीका और भी है ठीक करने का। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ही ran so fast that I could not catch him। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। ऊपर वाला आप प्रेशराइज करो, इतना तेज दौड़ा कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया था। नीचे वाला में वो बहुत तेज दौड़ा इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया था। ये फर्क है दोनों में। बातें नहीं बीच में मत बोलो। मेरा नया बीच में बोल रहा ना, मेरे के ऊपर क्या हुआ है पता नहीं क्या होता है। एक सेकंड आता है वो, उसमें ऐसे होता है मैं चबा जाऊं। वो जो मेरे सर जिसके बारे में बात करते थे, सिर में टाट की देगी, टप लट की देगे, पिछू और तू आगू। क्या बोलूं? आप लड़कियों को कुछ कह भी तो नहीं सकते आप, ये रोने रोने लग जाएंगी। ऐसा कहा जाता है मैन विल बी मैन, लेकिन वुमेन विल बी वुमेन। ये इन पे ज्यादा बात लागू होती है। देखो, इनकी सबसे बड़ी सजा है एक पानी की टंकी में इनको डुबो दिया जाए और ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए, और उस पानी की टंकी, कौन सी टंकी की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं जो नॉर्मल वाली पानी गर्म करने वाली जो टंकी होती है, और उसके नीचे आग सुलगा दी जाए। और जब ये तप करके इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अपन ये कहेंगे आज तो तुम बहुत हॉट नजर आ रही हो। तब इनको पता चलेगा।
सो फास्ट डिड रन। अब देखो ये अब मेरे पे चढ़ लेंगी ओ ऐ करके, मैं अकेला नहीं हूं, ये सब मेरे साथ है। सो फास्ट डिड रन, सो फास्ट डिड ही रन दैट आई कुड नॉट कैच हिम। या तो आप इसको ऐसे ठीक करो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में, या फिर आप इसको नॉर्मल असर्टिव फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, दो तरीके से, लेकिन जो आपने लिखा था वो गलत था। अब देखो, नॉट ए सिंगल वर्ड ही स्पोक टू एनीवन। अगर ये एडवर्ब है और एडवर्ब अगर सेंटेंस की शुरुआत में आए बच्चों, तो या तो आप इसको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिख दीजिए, तब सही हो सकता है। अगर आप इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखोगे तो ए सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, इस सिंगल वर्ड से स्पोक की वजह से, सॉरी नॉट ए सिंगल वर्ड, ये पूरा ही एडवर्ब का काम करेगा। इस स्पोक की वजह से आपको यहां ही से पहले क्या लिखना पड़ेगा, डिड ही स्पीक टू एनीवन, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको नॉर्मल स्टेटमेंट बना दीजिए। नॉर्मल स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या बोलोगे, डिड नॉट he did not say या speak a single word to anyone। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए। आप इसको दो ही तरीके से ठीक कर सकते हो, कोई तीसरा तरीका ही नहीं है। कर पाओगे? अब लिख लो। मेरे को भी है इस पे डाउट। आजा माऊ मतलब। मेरे को बताएंगे? मेरे को तो बता रखा है इन्होंने सीक्रेट अपना। हो गया क्या? अब एक सवाल आया है अब की बार की एग्जाम में, और वो सवाल मैं लिखूंगा तुम्हारे सामने। उस सवाल का आंसर आप मुझे बताओगे। लिख लिया है ये सारा? लिखो वो सवाल। सेम डिटो वैसा का वैसा लिखता हूं जैसे एग्जाम में पूछा गया है, फिर मैं इसको थोड़ा मेरी तरफ से मॉडिफाई कर दूंगा। रेयरली आई हैव बीन faced with such a problems। ये सवाल तो इतना ही था, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं जो टेंस से रिलेटेड है, मैं इसमें ये और ऐड करना चाहता हूं। अब बताओ बच्चों, इसका एरर बताना है तुम्हें। इसमें पार्ट मैं नहीं बना रहा, पार्ट कोई जरूरत नहीं है पार्ट की। सेंटेंस में एरर बता दीजिए। इस सेंटेंस को आप ठीक कैसे करोगे? अब की बार का ये लेटेस्ट CHSL एडिक्यूटी,
और इस सवाल ने बहुत ज्यादा तहलका मचाया, और बाकी था ही नहीं इसमें कुछ ऐसा, एकदम निकम्मा नाकारा से सवाल है, लेकिन पता नहीं लोगों ने हुआ बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज कभी आउट ऑफ सिलेबस हो सकती है क्या? फालतू बात करते हैं। करो इसका आंसर। अभी अभी तुम्हें बताया है मैंने ये चीजें, बताओ। पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों, रेयरली का मतलब क्या होता है? रेयरली और बेयरली में क्या फर्क है? रेयरली क्या होता है? रेयरली, रेयरली का मतलब क्या होता है? सेल्डम होता है, सही है। रेयरली का मतलब होता है सेल्डम। अब सेल्डम का मतलब, सेल्डम का मतलब कभी नहीं या कभी कभार? कभी कभार। कभी नहीं का मतलब नेवर होता है, ठीक है। और बेयरली का मतलब, मुश्किल से मतलब इंग्लिश में बताओ मेरे को। इंग्लिश में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे बेयरली को, चलो इवेंचुअली क्या होता है? इवेंचुअली का मीनिंग आप मुझे बताएंगे, इवेंचुअली का मतलब बताओ। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। क्या होता है? फाइनली। और बेयरली का मतलब होता है हार्डली। अब ये तुम याद रख लेना, ये तो होता है इसका सिनोनियम, रेयरली तो होता है सेल्डम का सिनोनियम, और बेयरली होता है हार्डली का सिनोनियम। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, विविडली का मतलब होता है क्लियरली। लिखूं क्या ये भी? विविडली तो लिखवाया हुआ है, इवेंचुअली का मतलब लिख लेना फाइनली। ये क्लॉज टेस्ट वो पैराजम्बल से पढ़ा रहा था उस समय में, मैंने बताया था इवेंचुअली अगर जिस किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ सकता, लास्ट में आ सकता है, क्योंकि फाइनली होता है, वो रिजल्टिंग होता है। अब मेरी बात को सुन लेना तुम, इस सवाल में लिख रखा है कि रेयरली आई हैव बीन फेस्ड विद सच ए प्रॉब्लम बिफोर। रेयरली आया, इसका मतलब, रेयरली का मतलब मैंने तुम्हें क्या बता दिया? सेल्डम। मैंने कभी कभार ही इस तरीके की प्रॉब्लम को आज से पहले फेस किया है, ये मतलब है इस बात का। अगर बच्चों ये मतलब है इस बात का, इसका मतलब एडवर्बियल फॉर्म तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन रेयरली को सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया लॉन्डे ने। कहा यूज किया? इसका मतलब इसको ठीक करने का इन्वर्टेड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने को। अगर आप इसका इन्वर्टेड फॉर्मूला यूज करोगे तो हैव को कहां लिखना पड़ेगा तुम्हें? रेयरली हैव आई बीन फेस्ड विद सच ए प्रॉब्लम बिफोर, ये सवाल से हो जाएगा। लिख लो इसको। है, बीन को कैसे हटा पाएंगे? बीन को तो हटा ही नहीं पाएंगे ना अपन, बीन को तो हटा ही नहीं पाएंगे, पैसिव तो लिखना पड़ेगा अपने को। समझ गए बात को? लिख लो, बीन मत हटा दियो। है, लेकिन इसका एक तरीका और भी ठीक है करने का। कैसे कर सकते हो? जो अभी मैंने बताया था, इसको ऐसे लिख दो आप, आई हैव, जिसको ये डिफाइन कर रहा है उसको लिख लो, आई हैव रेयरली बीन फेस्ड विद सच ए प्रॉब्लम बिफोर। आप इसको असर्टिव फॉर्म में लिख दो बिना उसके इन्वर्जन के, यानी आपका जो ये रेयरली है इसको कहां यूज कर लो आप? बाद में यूज कर लो, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं। सेंटेंस की शुरुआत में यूज कर लिया तो फिर इन्वर्टेड हो जाएगा, फिर तो आपको इन्वर्जन करना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कर लो, पर मीनिंग तो मैंने यही तो कंफ्यूजन पहले दूर किया है, एक दूसरे की क्या है ये? सिनोनियम है। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। लोगों को लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, पार्ट ऑफ एडवर्ब है। हाँ, यही करके आए थे नालाई निकम में। सेल्डम, सेल्डम आओ। अब चलो उनका तुक्का तो लग गया होगा, क्योंकि इसी पार्ट में है, आप चाहे कुछ भी करो तुम, पार्ट तो यही था, तुक्का उनका लग गया। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट में पूछ लेता तो ऐसे ही मैथ्स के लिए करते रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है।